हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज इस वीडियो में हम हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक जो क्लास 10th की है उसका चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को सही तरीके से देखने के लिए आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रख लें ताकि आपको स्लाइड्स बहुत सही दिखें और आप अच्छे तरीके से उसे पढ़ सकें। ग्लिम्सिस का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ग्लिम्सिस का मतलब होता है अ वेरी क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समबडी और समथिंग। व्यक्ति या वस्तु का संक्षिप्त और अधूरा जो दृश्य है उसको हम ग्लिम्स कहते हैं। इसे झांकी भी कहते हैं और झलक भी कहते हैं। तो अब पाठ का नाम क्या हुआ? ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की झलक। तो इस पाठ में इंडिया की एक झलक बताई गई है। इंडिया के कुछ पार्ट्स और इंडिया की कुछ बातों के बारे में बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं पाठ को। द चैप्टर ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कॉन्सिस्ट ऑफ का मतलब होता है से बना। तो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ पूरा चैप्टर है। नंबर फर्स्ट पार्ट जो है वो है बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिगस। सेकंड उसमें पार्ट है कुर्ग का वर्णन किया गया है जो किया गया है बाय लोकेस एब्रॉल के द्वारा। और तीसरा पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्त। तो इस पूरे पार्ट के तीनों पार्ट में से हम पढ़ना शुरू करेंगे अपना पहला पार्ट। पहला पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुर्ग का, और फिर एक अगला वीडियो हम बनाएंगे वो टी फ्रॉम आसाम होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 7 है, पार्ट फर्स्ट है, अ बेकर फ्रॉम गोवा है, लूसियो रॉड्रिगस ने लिखा है। अब बेकर फ्रॉम गोवा में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में आप देखिए। समरी ऑफ द चैप्टर, हम हिंदी में पूरी समरी जानेंगे इस चैप्टर की। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में जानेंगे। तीसरे नंबर पर हम जानेंगे चैप्टर के हाइलाइट्स, मतलब पूरा हमें चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरी किताब के जो पेजेस हैं उनको ना पढ़कर जो हाइलाइटेड पॉइंट है मैंने निकाल कर रखे, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न आएंगे उन्हें आप आसानी से हल कर सकेंगे। और अंत में पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। वो क्वेश्चंस जो एमपी बोर्ड में आपको आते हैं, जिन्हें लिखने के लिए आप बहुत सरलता से ढूंढते हैं कि भाई कहाँ सरल आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैंने बहुत सरल आंसर्स तैयार किए और इन आंसर्स को आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आंसर्स आपके गाइड या कहीं किसी साइट पर है तो वो बड़े भी हैं, उनकी भाषा भी कठिन है। तो इसको देखते हुए मैंने इनमें सारी चीजों को सरल किया है। तो आप चलिए अब हम शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर से। ऑथर का नाम, लेखक का नाम है लूसियो रॉड्रिगस। इनके बारे में पढ़ते हैं। लूसियो रॉड्रिगस का जन्म 1916 में हुआ था। 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। वॉज अ कौन का, ये एक कौन कहानी एसिस्ट थे। एसिस्ट का मतलब निबंधकार थे। He served as the visiting professor of folklore at many universities and also as a professor of English in Mumbai and Goa। तो गोवा में और मुंबई में भी ये प्रोफेसर रहे हैं और इन्होंने काम भी किया है फॉकलोर और अन्य कई यूनिवर्सिटीज पर। तो चैप्टर के ये हाइलाइट्स पॉइंट आप रजिस्टर में भी लिख लेंगे और इसके जरिए आप पूरे पाठ को किसी को भी समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। चलिए पहला, पुर्तगीज इन गोवा वर लवर्स ऑफ ब्रेड। तो पुर्तगाल में जो लोग रहते थे पुर्तगीज, वो गोवा में बहुत ही मतलब प्रेमी थे काय के, ब्रेड के। ऑल्दो दीज ईटर्स ऑफ ब्रेड हैव नाउ गॉन बट इट्स मेकर इज स्टिल एग्जिस्ट। तो गोवा में पुर्तगाली ब्रेड के प्रेमी थे, हालांकि ब्रेड खाने वाले तो अब चले गए लेकिन इसके निर्माता अभी भी वहां मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ द नैरेटर। यहाँ नैरेटर कौन है? वही जिसने ये पाठ लिखा है, जो लेखक हैं इस पाठ के, उन्हीं ने इसको अपनी आप बीती को लिखा है, तो यहाँ उन्हें नैरेटर कहा गया है। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ द नैरेटर अ बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि नैरेटर के साथ कैसा संबंध हुआ करता था बेकर का। तो लेखक के लिए वह एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह और एक मार्गदर्शक की तरह
होता था। कथावाचक के बचपन के दिनों में एक बेकर उनका दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। नंबर 3, द बेकर came twice a day, once in the morning and again while returning home after finishing his selling. बेकर दिन में 2 बार, एक बार सुबह और फिर अपनी बिक्री खत्म करने के बाद घर लौटते समय। नंबर 4, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू। तो ये जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चित्र में, ये टोकरी में ब्रेड रखे हुए हैं बेकर, और वो पोशाक कवाई जो है ये पहने हुए है, और हाथ में देखिए एक इनके बांस का लकड़ी का टुकड़ा है, बांस का टुकड़ा है, और उस पर कुछ लगा हुआ है। इस डंडे को वो ठोकते थे, इसी को इंग्लिश में कहते हैं थर्ड, जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू। मतलब जो झुनझुन है, झंझनाहट है बेकर्स के बैम्बू की, जब वो इसको ठोकता था तो बच्चे समझ जाते थे कि बेकर गली में आ गया है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू woke up the sleeping children. बेकर के बांस की झंझनाहट सोते हुए बच्चों को जगा दिया करती थी। The children would peep into the baker's basket for the bread bangles. अब ये bread bangles क्या है? तो ब्रेड बैंगल्स जो है वो इस प्रकार की होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए। ये देखिए, ये है ब्रेड बैंगल्स, यहाँ लिखा है गोएन डिशेस। गोएन डिशेस मतलब गोया, गोवा में बनने वाली डिशेस। तो गोवा में सबसे ज्यादा ब्रेड से डिशेस बनाई जाती हैं। तो ये है वो ब्रेड बैंगल्स। A distinctive ring-shaped bread with a crunchy crust and a fairly dry texture within forming a great snack. चिल्ड्रंस फेवरेट, चिल्ड्रंस की बड़ी फेवरेट हुआ करती थी ये ब्रेड बैंगल्स। कुरकुरे, पपड़ी और एक महीन है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, सॉरी, एक महीन स्नैक बनाने के भीतर काफी सूखी बनावट के साथ एक विशिष्ट अंगूठे के आकार की रोटी जो बच्चों को बहुत पसंद होती थी, उसे ब्रेड बैंगल्स कहा जाता था। चलिए वापस चलते हैं। तो चिल्ड्रन वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट, जो बच्चे थे वो बास्केट में झांकते थे, पीप यानी झांकना, और वुड का यहाँ पर अर्थ है करता था या करती थी। द चिल्ड्रन वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट फॉर द ब्रेड बैंगल्स, द चिल्ड्रन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी। तो बच्चे इस हॉट टी के साथ इस ब्रेड को खाया करते थे। बच्चे रोटी चूड़ियों के लिए बेकर की टोकरी में झांकते थे, बच्चे गर्म चाय के साथ रोटी खाते थे। तो यहाँ पर रोटी चूड़ियों का मतलब, यहाँ पर हिंदी में ब्रेड बैंगल्स को न चूड़ियां लिख दिया है, तो यहाँ पर ब्रेड बैंगल का अर्थ है ऐसी ब्रेड जो चूड़ी नुमा आकार में बनी रहती हैं। छठवां पॉइंट है इस चैप्टर का, वो ये है द लोव्स। यहाँ याद रखिए, लोव्स जो है ब्रेड के टुकड़े कहलाते हैं। ब्रेड का एक टुकड़ा लोफ कहलाता है, रोटी का एक टुकड़ा भी लोफ कहलाता है, LOAF। और जब लोफ को हम प्लूरल बनाते हैं तो वो लोव्स हो जाता है। द लोव्स वर डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। रोटियां घर के नौकरों तक पहुंचाई जाती थी। मतलब जैसे ही बेकर आता था तो घर के जो नौकर हुआ करते थे वो बाहर आते थे और बेकर से ब्रेड के लोव्स लेकर के अंदर ले जाया करते थे, और फिर उनको कई रूपों में बनाया करते थे। द मैरिजेस वर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बॉल ब्रेड। लोकप्रिय बॉल रोटी के बिना, यहाँ रोटी का मतलब ब्रेड, तो वो लोकप्रिय बॉल रोटी के बिना विवाह अधूरे थे। यानी जब जब विवाह की रस्म हुआ करती थी, मैरिजेस हुआ करती थी, तो गोवा में बॉल ब्रेड से ही सबका स्वागत किया जाता था। ये बॉल ब्रेड क्या है, देखिए ये है, ये बॉल ब्रेड है। अब बेडिंग स्वीट, इसे शादी का ही मीठा कहा जाता था। डार्क इन कलर विद अ डिस्टिंक्टिव टेस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ हाफ अ कोकोनट शेल मेड ऑफ कोकोनट जैगरी, जैगरी यानी गुड़, कॉर्स ग्राउंड व्हीट, कार्डमम पाउडर, टोडी एंड साल्ट। नारियल, गुड़, मोटे पिसे हुए गेहूं, इलायची पाउडर, ताड़ी और नमक से बने आधे नारियल के खोल के विशिष्ट स्वाद और उपस्थिति के साथ गहरे रंग की एक शादी की ये मिठाई जो ब्रेड से बनाई जाती थी उसे बॉल कहा जाता है। और उस समय इसी से शादी में सबका स्वागत हुआ करता था। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं।
8वां नंबर इस चैप्टर का हाईलाइटेड पॉइंट है, वॉलेंस वॉज अ मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड ऑल अदर फेस्टिवल्स। वॉलेनस जो थी, ये भी एक डिश थी, इसको भी देख लीजिए। ये गोवन डिश के रूप में जानी जाती है। ये वॉलेनस है। वॉलेनस जो है वो एक गोवन गोवन डिशेज है। गोवन कुकीज मेड विद सेमी semolina and coconut, slightly crisp on the outside and soft inside. It's a tea time treat and a must for Christmas. तो क्रिसमस हुआ करता था तो वॉलेनस जो है वो बनाई जाती थी और इसका त्योहार मनाया जाता था। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं फिर अपने अगली स्लाइड्स पर। The bakers bore a particular knee-length frock known as कवाई। कवाई नाम की एक पोशाक हुआ करती थी जो बेकर पहना करते थे पुर्तगाल के समय में। मतलब पुर्तगाल में जब बेकर रहते थे उस समय कवाई नाम की पोशाक पहनते थे। क्या होती ये देखिए, ये है कवाई। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक बास्केट रखे हुए हैं ऊपर सिर के, ये वो डंडा लिए हुए बांस का, और ये लंबी सी जो पोशाक है ये कहलाती थी कवाई। अ पेक्यूलियर ड्रेस, बड़ी अजीब सी ड्रेस, विच वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, जो कि सिंगल पीस, एक ही पीस से एक लॉन्ग फ्रॉक के रूप में रहती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, और जो घुटनों से भी नीचे पहुंचती थी। दिस वॉज द ड्रेस कोड ऑफ बेकर्स इन द पुर्तगीज डेज। पुर्तगाल के समय में ये बेकर की ड्रेस थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुर्तगाल के समय में बेकर्स की क्या ड्रेस थी। तो ये आप लिखेंगे। सारी चीजों की स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप, ताकि आप इन्हें आसानी से अपने नोट्स बना लें रजिस्टर में भी। अब आती है अगली स्लाइड जिसमें हम 10वां पॉइंट देखते हैं। द बेकर्स कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर आते थे और ये ब्रेड वगैरह दी जाते थे लोगों को, तो उसको उसका बिल जो है वो जो महीने के अंत में इकट्ठा करते थे। बेकर्स अकाउंट वॉज रिटन ऑन वॉल विद पेंसिल, और बेकर का जो भी खाता है वो लिखा जाता था दीवार पर एक पेंसिल से, इस तरीके से। बेकर्स अकाउंट जो था रिटन ऑन वॉल, रिटन विद पेंसिल एंड बिल्स कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द मंथ। और बेकर जो था वो मंथ के अंत में, और उसका अकाउंट कहाँ लिखा जाता था? दीवार पर। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और पुर्तगाल के समय जो बेकिंग था, बेकर्स का काम, वह बड़ा प्रॉफिटेबल था, वो बड़ा फायदेमंद था। प्रोफेशन यानी व्यवसाय था, फायदेमंद व्यवसाय था। बेकर्स हैड प्लम फिजिक टेस्टिफाइंग टू दिस, और जो भारी भरकम शरीर है बेकर्स का, वो ये बताता था कि उस समय उनका जो व्यवसाय है बड़ा ही लाभदायक हुआ करता था। देखिए ऐसे मोटे मोटे हुआ करते थे ये बेकर है। देयर प्लम फिजिक इज एन ओपन टेस्टिमनी, उनका भारी भरकम जो फिजिक यानी शरीर था, इज एन ओपन टेस्टिमनी, बिल्कुल खुला सबूत था, टू देयर हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, उनकी खुश और समृद्ध लाइफ का। एज बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, क्योंकि उस समय बेकिंग जो था वो एक फायदेमंद व्यवसाय था। परंतु अब गोवा में ज्यादा बेकर्स की परिवार नहीं है और ये धंधा वहां पर कम हो गया है। लेकिन पुर्तगाल के समय ये मोटे मोटे शरीर बताते थे कि जो बेकिंग का व्यवसाय था बड़ा प्रॉफिटेबल था। चलिए वापस चलते हैं। ये 11 पॉइंट्स हमारे ये सारी चीजों के आपके चैप्टर्स के हाईलाइटेड पॉइंट है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक एक करके समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ आप इन्हें अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी किताब में है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या है ये हम देखेंगे। तो किस चीज के संबंध में जो लोग थे गोवा के, बड़े लोग थे, एल्डर्स थे, वो बड़े नॉस्टैल्जिक थे, मतलब किस अतीत की याद को वो याद किया करते थे। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब है कि बीते वक्त की याद। नॉस्टैल्जिक का एक मतलब उदासीन भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, और नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बीते वक्त की यादें या अतीत की यादों को नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहते हैं। नॉस्टैल्जिक इमेज भी होती है,
कोई पुरानी तस्वीर पड़ी हुई है हमारे एल्बम में, हमने निकाल के देखी, उसको कहेंगे नॉस्टैल्जिक इमेज, नॉस्टैल्जिक मेमोरी। ये सारी चीजें हम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉस्टैल्जिक के लिए। चलिए, तो अब हमारा आंसर है द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज एंड देयर लव्स ऑफ ब्रेड। तो नॉस्टैल्जिक थे किस बारे में? अपने पुराने पुर्तगाल के दिनों के बारे में, और उनका जो प्रेम था ब्रेड को लेकर के उस बारे में। द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लोव्स हैव लेफ्ट। तो राइटर हमसे ये बताता है कि जो ईटर्स ऑफ लोव्स यानी ब्रेड के खाने वाले लोग अब क्या है, चले गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल एग्जिट। परंतु उनको बनाने वाले, ठीक, ब्रेड को बनाने वाले आज भी स्टिल यानी अभी भी एग्जिट यानी वहां पर अस्तित्व में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, आज भी ब्रेड मेकिंग जो है वो पॉपुलर है गोवा में। द नैरेटर सेज दैट द molders molders and the furnaces still exist there। आज भी वहां पर ये मिक्सेस मॉडल्स क्या होते हैं, देखिए आप, ये है मोल्डर्स, इस पे ब्रेड बनती थी। ये मिक्सर मॉडल्स है, ये तस्वीरें मैंने इकट्ठी की हैं गूगल से आपको दिखाने के लिए, ताकि आप मोल्डर्स का अर्थ समझ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो आज भी वहां पर भट्टियां हैं और जो मिक्सस मोल्डर्स है वो भी है। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा। गोवा में बेकर को पैडर के नाम से पुकारा जाता है, पैडर कहकर पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे। बेकर जो है वो आया करता था दिन में 2 बार। वंस अर्ली इन द मॉर्निंग, एक बार तो सुबह जल्दी, एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज ब्रेड, और दूसरी बार तब जब वो अपने सारी ब्रेड को बेच लिया करता था, तो लौटते वक्त भी शाम के समय वो आता था। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम, और बच्चे दौड़ा करते थे उससे मिलने के लिए, फॉर ब्रेड बैंगल्स, क्योंकि वो बच्चों को जो ब्रेड बैंगल्स नुमा होती थी, मैंने दिखाई थी आपको, वो दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द बेकर्स बियर इन द Portuguese days? क्या पहनते थे? द बेकर्स यूज्ड टू ड्रेस अप इन अ पेक्यूलर ड्रेस कॉल्ड कबाई। तो कबाई पहना करते थे पुर्तगीज डेज में। व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब यंग हो गया था ऑथर, युवा हो गया था, तो उस समय फिर वो कबाई ड्रेस उसको देखने नहीं मिली। उस समय वो पहना करते थे फिर क्या, अ शर्ट एंड अ शॉर्ट ट्राउजर्स। ये देखिए, ये शर्ट और ये शॉर्ट ट्राउजर्स पहना करते थे बेकर, ठीक। ये बेकर्स का एटायर है, एटायर यानी वस्त्र या वेशभूषा होती है, वो हमने दिखाया है। तो आज के आधुनिक समय में जो बेकर हैं गोवा में, वो ये शॉर्ट्स और एक शर्ट पहना करते हैं। पहले क्या पहना करते थे? कवाई। अगला क्वेश्चन है, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेसेस लाइक अ पैडल? व्हाई? एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट। ही, सॉरी यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, ही इनवाइट्स दिस कमेंट। तो जो भी हाफ पैंट पहना करता था उसे ये कमेंट मिलता था क्या, कि वो पैडर है। बिकॉज द पैडर यूज टू वियर सच ड्रेस, क्योंकि उस समय क्या हुआ करते थे, जो पैडर हुआ करते थे वो इस प्रकार की ड्रेस पहनते थे। वेयर डिड द मंथली, यहाँ एक ही जगह ही कर लीजिएगा, वेयर डिड द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? कहाँ पर लिखा जाता था बेकर का मंथली रिकॉर्ड? मैंने बताया था मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। दीवालों पर लिखा जाता था, पेंसिल से लिखा जाता था। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? एक शब्द आया है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, तो इसका मतलब क्या है? इट मींस हैविंग अ प्लम फिजिक। इसका मतलब है होना कैसा, प्लम यानी भारी भरकम, फिजिक यानी शरीर होना। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब होता है कि हैविंग अ प्लम फिजिक, भारी भरकम शरीर होना। इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गोयन लाइफ? हाउ डू यू नो दिस? यस, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। गोवा
के रहने वाले जो लोग होते हैं और वहाँ की जो ज़िंदगी जीते हैं उसको गोयन लाइफ कहा जाता है। ये कहीं से अलग नहीं, गोया से ही बना है, गोवा से ही बना है, सॉरी। और गोवा जो है उसी से बना है गोयन लाइफ। Yes, bread is an important part of Goan life. It is needed for marriage, gifts, parties, and feasts, and for engagement. तो गोवा इम्पोर्टेंट पार्ट था ब्रेड जो था गोवा का, क्योंकि जब शादी हुआ करती थी, जब किसी को गिफ्ट होता था, क्रिसमस क्रिसमस पर पार्टीज हुआ करती थी, फीस्ट यानी दावतें हुआ करती थी, और कभी कभी सगाई हुआ करती थी, तो उनमें ब्रेड की ही डिशेस चलते थे। अब वो क्या होते थे वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। गोयन डिशेस, ये है ब्रेड बैंगल्स जो बच्चों को बहुत पसंद थी। फिर ये है बॉल, जो मैरिज के समय पर, एक शादी के समय पर एक व्यंजन के रूप में दी जाती थी। फिर ये है ब्रेड, ये सामान्य ब्रेड है जो आज भी आप देखते हैं, ये फीस्ट और पार्टीज में यूज की जाती है अभी भी। गोवन डिशेज में ये सैंडविचेस हैं, आज भी हमारे चलन में सैंडविचेस हैं और आज भी चल रहा है। तो डॉटर्स की एंगेजमेंट हुआ करती थी, तो लोग उन्हें सैंडविच सर्व किया करते थे। तो सैंडविचेस सर्व किया करते थे कब? जब डॉटर्स की कोई एंगेजमेंट हुआ करती थी। और ये है केक्स, ये केक आज भी मौजूद है कोयन डिशेस के रूप में। और ये है वोलेनस। वोलेनस क्या है? ये वोलेनस क्रिसमस के समय पर एक व्यंजन के रूप में ठीक परोसा जाता है, सर्व किया जाता है लोगों को। और ये अटायर है बेकर्स का। मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न अटायर क्या है, कि शॉर्ट शर्ट है और शॉर्ट पैंट है। और बेकर्स अटायर पुर्तगाल के समय क्या है, कवाई के रूप में था, जो एक ही कपड़े से बनी हुई लंबी फ्रॉक नुमा पोशाक हुआ करती थी, और हाथ में बांस हुआ करता था, बांस का एक टुकड़ा हुआ करता था, और सिर पर टोकरी रखा करते थे। तो ये बेकर्स का अकाउंट मैंने बताया था आपको, दीवारों पर लिखा जाता था, लोग ब्रेड खरीद लेते थे और बेकर्स का अकाउंट दीवार पर लिख दिया जाता था, और मंथ के अंत में बेकर्स इस पर हिसाब किया करता था। हैप्पी एंड प्रॉस्परस बेकर्स फैमिली, तो एक सुखी और समृद्ध परिवार हुआ करता था बेकर का। क्यों? क्योंकि उस समय वो वह बिजनेस जो बेकिंग का था बड़ा प्रॉफिटेबल था। तो ये सारी स्लाइड्स मैंने आपको बता दी है। निश्चित रूप से सभी का धन्यवाद। आपने सारे पार्ट को ध्यान से सुना, समझा, इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। अगला वीडियो कुर्ग पर आपको जल्द ही मिलेगा, उसमें भी क्वेश्चन आंसर जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।